हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम यहाँ पे घटना चक्र पूर्व अवलोकन बीपीएससी की पढ़ रहे हैं, जिसमें से आज हमारा टॉपिक होगा उद्योग क्षेत्र। इससे पहले हमने कई सारे इसके वीडियो को कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के शेष वीडियो को देख सकते हैं। यह बीपीएससी पूर्व अवलोकन की बुक की हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। किसकी? पूर्व अवलोकन बुक की। कई सारा कंप्लीट है, तो आप भी पीडीएफ में जा कर के देख सकते हैं। वीडियो में प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है किसी देश के व्यक्तियों के द्वारा अधिक पूंजी संचय करने को। दूसरा है ज्ञान में वृद्धि करने को, कौशल स्तर में वृद्धि करने को, या फिर देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम होता है। चौथा ऑप्शन सही है, देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए। तो यहाँ पर आंसर जो हमारा सही होगा वो ऑप्शन ए सही है, अर्थात चौथा ऑप्शन ही केवल इसमें सही है। शिक्षा में निवेश है मानव पूंजी में परिवर्तित करता है। इस प्रकार मानव पूंजी बढ़ी हुई उत्पादकता का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक अर्जित उपयोगिता है और सूझबूझ से किए गए निवेशगत निर्णयों का परिणाम है जो भविष्य में आय के स्रोतों में वृद्धि की अपेक्षा से किए जाते हैं। शिक्षा में निवेश, कार्यस्थल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, प्रवासन और सूचना मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये 1956 में अपनाया गया था। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में अपनाया गया था। भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के राज्यों के लक्ष्यों के अनुसार औद्योगिक नीति संकल्प वर्ष 1956 को अंगीकार किया गया। इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया। और तीसरा क्वेश्चन इसमें से है, तीसरा क्वेश्चन की उत्पादन संबंध प्रोत्साहन अर्थात पीएलआई योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, इसमें विचार करके बताना है कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना घरेलू, अर्थात इसमें से जो ऑप्शन गलत होगा वो 2 और 3 नंबर क्या है? गलत है। दूसरा और तीसरा जो है ये ऑप्शन गलत है। तो यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फ़ोन निर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बढ़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है। तो ये सही है पीएलआई। तो पीएलआई के जो नियम हैं मतलब कि पहला सही है, दूसरा तो गलत है, चौथा सही है। पीएलआई के तहत लक्ष्य श्रेणी जैसे लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर शामिल होंगे। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के विजन को ध्यान में रखते हुए देश की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2021 में 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई। इस योजना का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में निवेश आकर्षित करना, बेहतर क्षमता सुनिश्चित करना, विनिर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर और अर्थव्यवस्था के आकार में विस्तार करना तथा भारतीय कंपनियों एवं विनिर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, मोबाइल फ़ोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन पेश करती है। इस योजना के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी, सर्वर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर शामिल होंगे, जो कि विकल्प ए सही है। बौना उद्यम
है ना, का भारत में 2018-19 में सेवा योजन और उत्पादकता में प्रतिशत योगदान है। तो कितना, 14% और 18% का योगदान है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार बौने उद्यमों का भारत में सेवा योजन में योगदान केवल 14% और उत्पादकता में योगदान मात्र 8% है। हालांकि संख्या की दृष्टि से वे सभी संगठित विनिर्माण प्रतिष्ठानों के आधे से अधिक हैं। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में 100 से कम लोगों को रोजगार देने वाले कारखाने कुल कारखानों का 79.2% थे, जबकि कुल नियोजित व्यक्ति केवल 22.1% तथा श्रमिक 20.9% थे। 5वां क्वेश्चन है कि 2017-18 में भारत में जीडीपी की विकास दर 7.2% के घट करके 2018-19 में कितनी प्रतिशत हुई? तो ये बी ऑप्शन अर्थात 6.8 हो गया। आर्थिक सर्वेक्षण 18-19 के अनुसार भारत में जीडीपी की विकास दर वर्ष 17-18 के 7.2% से घट करके वर्ष 2018-19 में 6.8% हुई थी। 31 मई 2024 को जारी अनंत अनुमानों के अनुसार जहां 2022-23 में जीडीपी वृद्धि दर 7% दर्ज है, वही वर्ष 2023-24 के लिए यह 8.2% रहने का अनुमान है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिकी उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है? तो इसमें से ऑप्शन जो है एक से अधिक। भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग के द्वारा किया जाता है और वही इसे जारी भी करता है। तो इसमें से जो ऑप्शन है ई सही होगा। वो कौन जारी करता है? तो मतलब कि NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो हम यही जानेंगे कि निम्न में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है? तो NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? तो इसमें से सी ऑप्शन सही होगा। 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम। तो सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट होगा। वर्ष 1991 के उद्योग नीति में 1985 की नीति में तय लघु इकाइयों की निवेश सीमा को 35 लाख रुपए से बढ़ा करके 60 लाख रुपए तथा सहयोग उद्योग में निवेश की सीमा को 45 लाख रुपए से बढ़ाकर 45 लाख रुपए कर दिया गया। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के निवेश के लिए सीमा 2 वर्गों विनिर्माण उद्यम तथा सेवा उद्यम में बांट करके निर्धारित किया गया। वर्ष 2006 के बाद संयंत्र तथा मशीनरी के लिए निवेश सीमा निम्नवत है। तो इस सारी को आप पढ़ सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो पहला ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होना चाहिए। वर्ष 2006 में MSME विकास अधिनियम के अस्तित्व में आने के 14 वर्षों के बाद 13 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज में MSME की परिभाषा में संशोधन किए जाने की घोषणा की गई थी। नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उद्यम वह उद्यम है जिसमें संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता तथा उसका वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होता है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। तो 1955 में हुआ था, तीसरा सही है। 1955 भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। फिर यहाँ पर चौथा है, दूसरा को मिलान करना है। दूसरा 1964 में 1964 को 2 से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। 1982 को पहला से मिलान करना है। भारतीय निर्यात
आयात बैंक, और यहाँ पे तीसरा को यहाँ पे मिला दिए, चौथा को डी को 4 से मिला देंगे औद्योगिक और वित्तीय विनिर्माण बोर्ड के तहत, तो इसलिए डी को 4 से ही मिलान करना है। तो भारतीय निर्यात आयात बैंक 1981 के अंतर्गत वर्ष 1982 में स्थापित भारतीय निर्यात आयात बैंक देश की एक शीर्ष वित्तीय संस्था है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का गठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत एक वित्तीय संस्था के रूप में हुआ था और ये भारत सरकार के द्वारा जारी 22 जून 1964 की अधिसूचना के द्वारा 1 जुलाई 1964 से अस्तित्व में आई और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना 1955 में निजी क्षेत्र के उद्योगों को मध्यम एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने हेतु की गई। औद्योगिक और वित्तीय विनिर्माण बोर्ड की स्थापना जनवरी 1987 में की गई थी। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो ये दिल्ली और मुंबई गलियारा को विकसित किया जा रहा है। भारत का दिल्ली मुंबई औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा भारत और जापान सरकार के मध्य वर्ष 2006 में समझौता हुआ था। तेल एवं प्राकृतिक गैस ONGC कब स्थापित हुआ था? तो यह स्थापित हुआ सन 1955 में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन में नहीं दिया, या इसकी स्थापना 1955 में हुआ था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत ऑयल एंड गैस डिवीजन के रूप में की गई थी। 1956 में इसका नाम बदल करके तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कर दिया गया। भारत में तेल की खोज और उसके उत्पादन को व्यापक और व्यवस्थित रूप देने में ONGC की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1 फरवरी 1994 में इसका नाम बदल करके तेल और प्राकृतिक गैस निगम किया गया। वर्ष 1997 इसे नवरत्न तथा 2010 में महारत्न दर्जा प्रदान किया गया। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है, तो इनमें से देखा जाए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों में नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विकसित आधारभूत संरचना के द्वारा विनिर्माण की लागत को कम करना, उत्पादों को प्रतियोगी बनाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सुधार करना आदि शामिल है। निम्न में कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहित नहीं है? तो ऑप्शन ई इसमें से जो है सही होगा। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के विभिन्न मानकों में सुधार के द्वारा सरकार उद्योगों के विकास के लिए आधारभूत संरचना का विकास तथा वातावरण बना रही है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई? तो ये डी उपरोक्त में से सभी के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा अर्थात सभी के द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू किया गया। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पारिवारिक पेंशन, बीमा, चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 23 जनवरी 2004 को सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ हुआ। कब? 23 जनवरी 2004 को। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ था? तो ये प्रभावित हुआ जूट तथा रुई उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ। वर्ष 1947 में भारत के विभाजन से जूट उद्योग को क्षति पहुंची, क्योंकि अधिकांश जूट उत्पादन क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान में जो बांग्लादेश में मतलब कि अधिकांश जूट उत्पादन क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में रह गया अर्थात बांग्लादेश में। फलस्वरूप जूट उद्योग के समक्ष कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई और दूसरी तरफ सूती वस्त्र की अधिकांश मिलें मुंबई अहमदाबाद में थी, जबकि कपास उत्पादक लगभग 40% क्षेत्र पश्चिमी पाकिस्तान में चला गया था। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो इसमें से कपड़ा उद्योग जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार्यरत हैं। दिए गए विकल्प में से सर्वाधिक लोग कपड़ा उद्योग में कार्यरत हैं। कपड़ा उद्योग हमारे प्रमुख उद्योगों में सबसे पुराना
तथा सुदृढ़ रूप से स्थापित उद्योग है। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार इस उद्योग ने देश के लगभग 4.5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया गया। अप्रत्यक्ष रूप से भी इस क्षेत्र ने लगभग 6 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग है तो कपास उद्योग जो है सबसे बृहत स्तरीय उद्योग है। भारत का वस्त्र उद्योग मुख्यतः कपास पर ही आधारित है रहा और कपड़ा उद्योग भारत का सबसे प्राचीन एवं बृहत उद्योग है। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार इस क्षेत्र ने प्रत्यक्ष रूप से लगभग 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया। अप्रत्यक्ष तौर पर भी इस क्षेत्र में लगभग 6 करोड़ लोग रोजगार में संलग्न हैं। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं तो ये कोयम्बटूर में पाया जाता है। तमिलनाडु शिपिंग मिल एसोसिएशन के अनुसार तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने हैं। यहाँ लगभग 600 सूती वस्त्र कारखाने जो तमिलनाडु में स्थित लगभग 1800 सूती वस्त्र कारखानों का 30% है। भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने तमिलनाडु में ही हैं। उसके बाद महाराष्ट्र एवं गुजरात में कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे भार हास्य मूलक होते हैं। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित हैं वे भार हास्य मूलक हैं। कपास उद्योग में संयुक्त आगत कपास, जूट, ऊन आदि भार हास्य मूलक प्रकृति के होते हैं। इन कच्चे मालों को प्रारंभिक अवस्था में भार अधिक होता है तथा इनके भार में निश्चित अवधि तक कमी आती है। इस अवधि के पश्चात ही ये अपने मूल स्वरूप में आते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन से कथन का सही प्रयोग हुआ है। कथन पहला है कि गत सदी के 80 के दशकांत तक भारतीय उद्योगों ने उपभोक्ता वस्त्र उद्योग से मूलभूत व पूंजीगत वस्त्र उद्योगों की संरचनात्मक स्थानांतरण की दृष्टि से प्रवृत्ति को परिलक्षित किया गया है। दूसरा कथन आर है कि इस अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी आई। इसमें से सी ऑप्शन सही है, पहला सही है और दूसरा मतलब कि आर गलत है। 80 के दशक के उत्तरार्ध में 1985 से 90 की अवधि में मूलभूत उद्योगों तथा पूंजीगत वस्त्र उद्योगों की वृद्धि दर क्रमशः 7.4% और 14.8% वार्षिक रही, जो उपभोक्ता वस्त्र उद्योगों की वृद्धि दर 7.3% वार्षिक की अपेक्षा अधिक थी। अतः इस अवधि में भारतीय उद्योग ने 1965-80 के संरचनात्मक प्रतिगामन की प्रवृत्ति को बदलते हुए वांछित संरचनात्मक स्थानांतरण की प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से परिलक्षित किया। भारत सरकार के द्वारा 80 के दशक में अपनाई गई उदार राजकोषीय व्यवस्था, जिसमें वर्ष प्रतिवर्ष बजट में बड़े घाटे, सरकार के द्वारा अत्यधिक ऋण लिया जाना तथा निर्वचत में वृद्धि शामिल थी। ये कारण आय में वृद्धि हुई, फलस्वरूप उपभोक्ताओं की मांग में भी वृद्धि हुई। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर 3.7% वार्षिक थी, जो पूर्व की योजनाओं की अपेक्षा अधिक थी। पुनः जहां वर्ष 1974 से 79 तथा 1980 से 85 की अवधि में उपभोक्ताओं वस्त्र उद्योग की वृद्धि दर क्रमशः 5 से 6% तथा 6 से 7% वार्षिक थी, वही 1985-90 की अवधि में उपभोक्ता वस्त्र उद्योग की वृद्धि दर 7 से 8% वार्षिक रही। अतः कारण गलत है। भारत में कोर उद्योग क्या है तो भारत में ये सभी कोर उद्योग के अंतर्गत आता है। विद्युत हुआ, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, ये सभी कोर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। 8 उद्योगों कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, प्रतिशोधन उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और विद्युत को मुख्य उद्योग अर्थात कोर सेक्टर कहा जाता है। भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है तो नाबार्ड जो है इसका स्रोत नहीं है। कृषि तथा ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक की स्थापना जुलाई 1982 में कृषि एवं ग्रामीण विकास के शीर्ष बैंक के रूप में की गई थी, जिसका औद्योगिक वित्त में कोई संबंध नहीं है। अब यहाँ पे तृतीयक क्षेत्र पढ़ेंगे।
भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो तृतीयक क्षेत्र जो है ये सबसे अधिक योगदान करता है। भारत में तृतीयक क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है। 31 मई 2024 को राष्ट्रीय आयात के अंतिम अनुमान 2023-24 के अनुसार स्थिर चालू कीमतों पर तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा 2023-24 में 54.70% हो गया। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है। तो मुख्य स्रोत सेवा क्षेत्र जो है ये भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान हुआ? तो तृतीयक क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण योगदान हुआ। वित्तीय वर्ष 1991-92 में भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र अर्थात जो सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 41.0% था, जो अब बढ़कर के 23-24 के GVA में 54.70% हो गया। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती जाती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है, का अंश बढ़ता जाता है तथा प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां तथा खनन एवं उत्खनन सम्मिलित हैं, का अंश क्रमशः कम होता जाता है। 31 मई 2024 को जारी राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में चालू कीमतों पर भारत के सकल मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान क्रमशः 54.7%, 25.7% और 19.6% अनुमानित है। राजकोषीय नीति एवं राजस्व। केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है? तो इसमें से बी ऑप्शन व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। प्रश्नगत विकल्पों में से केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में सही कथन व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। ज्ञातव्य है कि जब कोई व्यय योजनागत व्यय से इतर लेखांकन किया जाता है तो उसे गैर योजनागत व्यय कहते हैं। वर्तमान समय में भारत में योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय लेखांकन को समाप्त करते हुए केवल पूंजीगत एवं राजस्व व्यय का लेखांकन किया जा रहा है। संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें से कौन सा कथन एकदम से सही है। तो बी ऑप्शन जो है केवल एक कथन पहला ही सही है। इसमें बताया गया है कि जो संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि महामारी वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। इसलिए पहला ऑप्शन ही सही है। दिए गए कथन में कथन एक सही है क्योंकि महामारी वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा को कम हो करके सकल घरेलू उत्पाद के 6.7% तक हो गया था, न कि 7.7%। अतः कथन 2 असत्य है। विगत 2 वर्षों में राजस्व संग्रह में वृद्धि हुई, न कि कमी। अतः कथन 3 भी असत्य है। इस प्रकार सही उत्तर जो होगा वो बी उत्तर सही है। किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? तो 1, 3 और 4 सही है। 1, 3 और 4 सही है। तो इसमें से राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामले के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। इसलिए जो पहला ऑप्शन होगा, ये पहला ऑप्शन जो है ये सही है। दूसरा है राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। तो
तो ये दूसरा ऑप्शन ये गलत होगा। तीसरा है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ मामले के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं, इसलिए 3 सही है। राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखे जाएंगे, चौथा ऑप्शन भी सही है, इसलिए 1, 3 और 4 सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल के दौरान जाने का प्रावधान वित्तीय आपातकाल की स्थिति के अनुच्छेद 360 को लागू करने के निम्नलिखित परिणाम होते हैं। पहला है कि राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामले के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। दूसरा है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के साथ संघीय मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को कम करने का आदेश दे सकते हैं। तीसरा, राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखे जाएंगे। भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रभाव बढ़ाने के लिए 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? तो ये सी ऑप्शन सही है, 15 लाख करोड़ रुपए रखा गया। केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि साख के लिए 15 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जबकि केंद्रीय बजट 2021 के में यह है 16.5 लाख करोड़ रुपए घोषित। बजट जो 22-23 में है इसे बढ़ा करके 18 लाख करोड़ रुपए तथा बजट 23-24 में पुनः वृद्धि करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। केंद्रीय बजट 23-24 में कृषि साख का प्रभाव बढ़ाने हेतु कोई घोषणा नहीं की गई थी, इसलिए ऑप्शन जो है पहला सही होगा, 13 से 14। नए क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे कि भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर प्रस्तुत किया गया था? तो 2013 और 14 में। छठवां क्वेश्चन होगा कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा कितना है? तो बिहार का हिस्सा जो है 10.06% है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा 2021-26 के अनुसार 10.058% और 2021 हेतु 10.061% और 14वें वित्त आयोग के आधार पर बिहार के लिए हिस्सा 9.67% था। 15वें वित्त आयोग के अनुसार केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में हिस्सेदारी के आधार पर उत्तर प्रदेश प्रथम 2020-21 के लिए 17.931 तथा 2021 और 26 के लिए तथा बिहार का स्थान दूसरा है। केंद्र सरकार के द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो ये वर्गीकृत किया गया है, ऑप्शन जो इसका सही होगा पहला ऑप्शन करेक्ट है, ये राजस्व व्यय के अंतर्गत किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप न तो परिसंपत्तियों का निर्माण हो और न ही देयताओं में कमी आए। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है? तो ये भारत की सार्वजनिक निधि के खाते में जमा होती है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के सार्वजनिक खाते में जमा होती है। भारत सरकार के कोष को 3 भागों में रखा जाता है। पहला है भारत में संचित निधि, दूसरा है भारत की आकस्मिकता निधि और भारत की लोक लेखा निधि। 3 चीज़ों में रखते हैं। भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो ये कर्ज बनाने वाले पूंजीगत प्राप्ति के बराबर होता है। भारत सरकार का राजकोषीय घाटा कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति के बराबर होता है।
राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उसके कुल राजस्व के बीच का अंतर है। 10वां क्वेश्चन है कि वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो है वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के कर राजस्व जीएसटी से पहले के समान रहे। वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर का अर्थ है वो दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व जीएसटी से पहले के समान रहे। वस्तु एवं सेवा कर भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। 11 नंबर क्वेश्चन की राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव दिया गया था। तो ये चलैया समिति के द्वारा दिया गया था। राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव चलैया समिति के द्वारा दिया गया। राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव जो है चलैया समिति के द्वारा दिया गया था। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है तो ये वित्त मंत्रालय है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार वित्त मंत्रालय के अधीन है। वित्त मंत्रालय में 6 विभाग शामिल हैं। आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, वित्तीय विनिवेश विभाग और वित्तीय सेवा विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग। इन 6 विभागों में व्यय विभाग केंद्र सरकार की सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली और राज्यों को वित्तीय स्थिति से संबंधित मामलों पर निगरानी रखने वाला एक नोडल विभाग है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण राजस्व के स्रोतों पर विचार करना है। तो इसमें मतभेद है, तो इसमें बताना है कौन सा सही हो सकता है। तो नंबर 1 उत्तर इसका जो है सही होगा। 1 सही होगा पहला, उसके बाद दूसरा, फिर चौथा, फिर इसके बाद तीसरा आएगा। और इसी के साथ हम इसके आगे का क्वेश्चन अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। जो पहली बार पढ़ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। तो चलिए मिलेंगे नई क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।